नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर घटनासार की सीरीज क्लास नंबर 6 है आज की। और आज से हम लोग करंट अफेयर टॉपिक वाइज देखेंगे। मतलब अभी तक जितने भी क्लास पांच क्लासें आपकी हो चुकी हैं, इसमें से हम लोगों ने राष्ट्रीय देखा, अंतर्राष्ट्रीय देखा, खेल, पुरस्कार, आर्थिकी, ये सभी देख लिया है। वन लाइनर, तो वन लाइनर करंट हम लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने ना देखा हो तो जरूर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ से हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। टॉपिक वाइज मतलब डिटेल में करंट अफेयर देखेंगे, जिससे आपके कथन, अभिकथन, कारण वाले क्वेश्चंस और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक क्या है देखें। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा, 3 नए अपराध कानून संसद से पारित। मतलब 3 कोई कानून है, अपराध कानून है जो संसद से पारित हो चुके हैं। अब संसद से पारित हो चुके हैं तो ये हमारे लिए जाना जरूरी है, क्योंकि करंट का भी है और पॉलिटी का भी है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र, जो शीतकालीन सत्र, सत्र 3 होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य बीएस विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये 3 कानून है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कानून पारित हुआ है, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य। ठीक है क्या कि इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा से 21 दिसंबर, लोकसभा से 20 दिसंबर को पास किया गया। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये कानून बन गए। मतलब आपको पता है कि राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में जाता है। दोनों में से दोनों जब पास कर देते हैं, दोनों सदन पास कर देते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तब वो विधेयक कानून बन जाएगा। ये तीनों विधेयक है क्या, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। मतलब ये वाले जो पहले थे वो अब रिप्लेस कर दिए गए हैं। इन 3 कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में, क्या औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लीचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब ओवरऑल इतना है कि अगर वो आतंकवादी गतिविधि करता है कोई भी अगर व्यक्ति, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कड़ा कर दिया गया, पहले से कड़ा। ठीक है ना। अब क्या बदलाव हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नए अपराध कानून में हुए प्रमुख बदलाव। गंभीर अपराध कैसे, जैसे नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी, डायरेक्ट उम्र कैद या फांसी की सजा, उससे नीचे नहीं। पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब धारा 63 और 69 होगी। ठीक है ना, तो धाराएं भी चेंज हो गई हैं और यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले रेप का कितना था, 375 376, अब क्या है 63 और 69 है। ठीक। हत्या की धारा 302 थी, 101 है। प्रमुख प्रमुख आपको धाराएं पढ़ लेनी है ना, क्या पता कि पूछ ले, है ना, वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाए। गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने पर जेल तक की जेल की सजा होगी। मतलब 20 साल या पूरी जिंदगी भर जेल, वो छूटेगा नहीं। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा डायरेक्टली। एक्सीडेंट के मामले देखो, एक्सीडेंट के मामले, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा दी जाएगी। हालांकि ये अभी हिट एंड रन वाला केस जो है वापस ले लिया है सरकार ने, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्ट या ट्रकों की हड़ताल जो थी उसकी वजह से वापस ले लिया गया है, अभी तो इसका नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग ट्रायल के मामले। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले ये जरूरी नहीं था। मतलब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। अगर वो मान लो घर में अकेले उसको उठा के ले गई तो क्या होगा, पुलिस उसके घर वालों को जानकारी देगी, भैया हम लिए जा रहे हैं। पहले जरूरी नहीं था, ऐसे उठा ले जाते थे। किसी भी केस में 90 दिन में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। मतलब 90 दिन में उस अपराधी को या उस व्यक्ति को क्या क्या हुआ है, कोर्ट में क्या हो रहा है, पुलिस में क्या हो रहा है, उसके लिए कुछ पेपर फाइल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो 90 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है वो सभी विक्टिम को पुलिस जरूर जानकारी देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। गंभीर मामलों में मतलब गंभीर मामले जैसे काफ़ी गंभीर मामले, हत्या हो गए, रेप हो गए, उसमें क्या हुआ कि आधी सजा अगर काट ली गई तो फिर रिहाई मिल सकती है, ऐसा है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा।
फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया याचिका दोषी की दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ का कोई संस्थान दया याचिका दाखिल करता था, मतलब कहता है कि जो एनजीओ होते थे ना, वो करता था कि भैया दया याचिका फाइल कर दी जाए। लेकिन अब क्या होगा, मतलब जो दोषी है वही दायर कर सकता है अपनी दया याचिका, ठीक है। अब वो दया माफी देना ना देना वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होगा, ठीक। 3 बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जो आईपीसी था अब उसे हटाकर भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, जो 2023 में लागू हुआ। 1898 में जो सीआरपीसी बना था उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। 1872 में जो इंडियन एविडेंट कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लेगा। तो किसकी जगह कौन लेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आईपीसी की धारा निम्न में से कौन सा विधेयक लेगा या कौन सा कानून लेगा, कि भारतीय न्याय संहिता लेगा, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगा, भारतीय साक्ष्य संहिता लेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जरूर, देखना। अब नए संशोधन के बाद कई धाराएं प्रावधान बदले गए हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 358 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं बचेंगी, 177 बदलेंगी और नई नई जुड़ेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 14 धाराएं खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। मतलब अब जितने भी पूछताछ हो गए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डेड रखा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस, आईपीसी खत्म, बीएनएस चालू, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, 24 धाराएं बदलेंगी, 2 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, 6 निरस्त कर दी जाएंगी, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन जिसमें ट्रक वालों ने काफ़ी हड़ताल की थी, बस वालों ने है ना, ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, तो हिट एंड रन वाला ही केस था। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए जाएंगे। मतलब अभी तक क्या होता था, फाइलें केवल होती थी, नहीं अब जो है रिकॉर्डेड वीडियो और डिजिटल मोड में सब कुछ रखा जाएगा, रिकॉर्डेड, ठीक है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आगे, गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। जैसे सितंबर 2019 में तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ। 2020 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों, मतलब 2020 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो जज थे और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सुझाव लिए गए। मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और जो विश्वविद्यालय के पत्र लिखा गया, विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पत्र लिखा गया। तो यहाँ से क्या हुआ, सुझाव लिया गया है कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब आपका अगर सुझाव हो तो आप बता सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ यहाँ से, मतलब जहाँ जहाँ एजुकेटेड लोग हैं अच्छे खासे, वहाँ से ये जानकारी सुझाव लिए गए। 2021 में सभी सांसदों, फिर आईपीसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक को पत्र लिखा गया। मतलब जो आपके आईएएस आईपीएस थे उनको भी, उनसे भी सुझाव लिया गया, क्या ये सही है, आप जो, क्योंकि आप ऑफिशियल फील्ड वर्क में रहते हो तो आपके लिए कैसा क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें पूछी गई थी उनसे। मतलब सरकार का ये अपना कदम नहीं था कि नहीं, सबसे सुझाव लिया गया था, ठीक। 2020 में कानूनों को समाहित करने का काम शुरू हो गया था। 2020 में शुरू हो गया था, 2023 में लागू हो गया। 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकेडमी, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद, 135 आईपीसी अधिकारी, 42 सुझावों को मिलाकर ये कानून बने हैं। सरकार का ये अपना मत नहीं है। हालांकि ये आंकड़े याद नहीं करने आपको, मैं केवल बता रहा हूँ कि भैया सरकार का अपना अलग अकेले का मत नहीं है कि हम ऐसे चेंज कर देंगे। काफ़ी लोगों से चर्चाएं ली गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये आपको समझ में आ गया 3 कानून वाला कैसा क्या है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, आपको केवल इतना पढ़ना है कि कौन कौन से कानून आए हैं, किसको हटा कर आए हैं। आईपीसी हट गई, ये कौन सा आया है, सीआरपीसी हट गई, कौन सा आया है, ये सब चीज़ें। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त विधेयक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है ये देखें, ठीक है ना, क्योंकि निर्वाचन आयोग से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया गया है। मतलब जो निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त 3 सदस्यीय होता है, तो मुख्य और अन्य सदस्यों को कैसे नियुक्त करना है, सेवा शर्तें, कार्यकाल, उनके लिए एक विधेयक आया है। कैसे आया है,
तो पहले देखो, लोकसभा में इस विधेयक को 21 दिसंबर, राज्यसभा में 12 दिसंबर और राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद ये कानून अस्तित्व में आ गया। सेम, ठीक है ना, कुछ नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें, कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। मतलब अभी तक जो कार्य चल रहा था निर्वाचन आयोग का जो कानून बना था वो 91 में बना था। अब वो चेंज हो गया है, कब से? 2023। 2023 में नया आया है, किसको रिप्लेस किया है? 1991 को रिप्लेस कर दिया है। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। मतलब उनकी कैसे नियुक्ति होगी, उनको कैसे हटाया जाएगा, उनके वेतन कैसे होंगे, उनका कार्य कैसा होगा, ये सब शामिल किया गया है, जो बेसिक चीज़ें थी पहले भी अब भी। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से रट लेना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि भैया जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन कौन शामिल होंगे चयन समिति में? चयन समिति क्या होगी, वो सिफारिश करेगी कि भैया इसको बनाओ, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, बन जाएगा। तो वो चयन समिति में कौन कौन होंगे? इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री के एक मंत्री होंगे, कोई भी हो सकता है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। मतलब लोकसभा में जो भी होगा नेता सबसे बड़े दल का, उसका एक नेता शामिल होगा। समझ गए? ये चयन समिति बनेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाएगी कि भैया ये हैं, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वो बन जाएगा। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। पहले कैबिनेट सचिव करते थे, अब नहीं करेंगे। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लिया गया था तब ये लाया गया है, इसमें भी किसी की कोई मर्जी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके अगला पॉइंट क्या है कि प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, एक ये नया विधेयक आया है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस एवं आवधिक, याद रखना, संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। और ये पारित किया है तो है क्या? तो लोकसभा ने 21 दिसंबर, राज्यसभा ने 3 अगस्त, राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो गया, कानून बन गया। तीनों टॉपिक में सेम आया है। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण पीआरबी अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो प्रेस अधिनियम आया है ये किसका स्थान लेगा? तो 1867 का एक्ट जो बना था उसका स्थान लेगा। कौन? 2023 वाला। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन और उनसे जुड़े या उनके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। मतलब जो पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रेस है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनसे संबंधित ये कानून लाया गया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच, पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इनमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। मतलब जो विदेशी पत्र पत्रिकाएं होते थे जो भारत में प्रकाशित होते थे, तो भैया वो प्रकाशित होने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अब लिया जाना अनिवार्य है। प्रकाशनों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब पहले क्या होता था कि भैया जिला मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार तो लागू नहीं करती थी, वो अनुमति नहीं देती थी, लेकिन जो जिला मजिस्ट्रेट होते थे, स्थानीय अधिकारी होते थे, वहाँ से प्रमाण पत्र या प्रमाणित करवाना अनिवार्य होता था। अब क्या होगा? वो जरूरी नहीं होगा, लेकिन जो भी विदेशी पत्र पत्रिकाएं छपेंगी या प्रकाशित होंगी, केंद्र सरकार से डायरेक्टली अनुमति लेना अनिवार्य है। बस फिर आप छाप सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये प्रावधान है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगला क्या है? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर, लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। अब यह है क्या इंपॉर्टेंट, देखिए। इस विधेयक जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। सीजीएसटी मतलब जो
4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, उसमें जो CGST है उसमें संशोधन किया गया है। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में न्यायीकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तक की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं को अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया है। मतलब जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला कौन कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा ना, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, टाइम अपने पास कम है। तो क्या है, मैटर क्या है, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। अब इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितने भी विदेशों की भारत यात्रा होती है, विदेशी लोगों की भारत यात्रा होती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा, देखते हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे। मतलब 16 दिसंबर से 18, 2 दिन के लिए आए थे। 16 दिसंबर को पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। MOU मतलब एक फाइल समझ लो, MOU। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के ढोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किया है। ओमान का कौन सा विश्वविद्यालय? ढोफर विश्वविद्यालय। यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया है। क्लियर। इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी आदान प्रदान में सहयोग पर MOU हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर कहाँ कहाँ, कौन कौन से MOU हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता किया है। मतलब जो आधिकारिक कर्मचारी हैं तो वो उनके साथ आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से जाते हैं तो उनको रोजगार दिया जाए यहाँ पे या वहाँ पे, ऐसा समझौता हुआ है। व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब 12.5 अरब डॉलर था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। इस अवसर पर भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है। संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है, ये इंपॉर्टेंट है। यह दोनों देशों में कारोबार व पूंजी सहयोग से मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में इस पर सहमति बनी है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए बने संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तीसरी जो किस्त जारी हुई है उसमें कितने रुपए हैं? तो 30 करोड़ डॉलर। इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया है। पिछली 2 किस्तें 10 करोड़ 20 करोड़ डॉलर थी। 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ क्रम है, बिल्कुल अच्छे से याद करना, ठीक है ना। भारत ओमान के बीच UPI के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। UPI, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। जो भारत ने UPI का इतना अच्छा प्रमोशन किया है तो वो भी ओमान में जारी करने का विचार चल रहा है और बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा। विदेश सचिव विदेश सचिव जो विनय क्वात्रा हैं, उन्होंने कहा कि दोनों देशों में रुपए के कारोबार की भी संभावना है। मतलब रुपए का कारोबार होगा, UPI होगा, ये क्या होगा? ओमान में, बहुत जल्द, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ 4-5 जो टॉपिक थे उनके डिटेल मैंने बताए।
कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब से जो क्लास होगी वो उसी में ऐसे कुछ टॉपिक लिए जाएंगे और उनको अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताता चलूँगा, भैया इसको मत पढ़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।